नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज आप जुड़ चुके हो मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुमार अभय क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे शीत युद्ध के दायरे, जो कि हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक समकालीन विश्व राजनीति का पहला अध्याय। और यह पहले अध्याय का चौथा पार्ट है, चौथा भाग है। और इस चौथे भाग के अंदर हम समझेंगे कि शीत युद्ध के दायरे कहाँ तक शीत युद्ध के दायरे थे और इसके जो कहाँ तक इसका प्रभाव शीत युद्ध का था, किन देशों तक इसका प्रभाव देखा गया था, किस तरह से इस शीत युद्ध के दौरान जो घटनाएं हैं हमें समझने को और पढ़ने को यहाँ से हमें मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। आपको मेरी ये छोटी सी जो कोशिश है आप लोगों तक जानकारी प्रदान करने की, वह आपको समझ में आ रही होगी। और मेरा आपसे यही एक अनुरोध है दोस्तों कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो लिंक का यानी यूट्यूब वीडियो लिंक का शेयर कीजिए। तो दोस्तों यह आपकी तरफ से मेरे लिए एक कहते हैं ना कि गुरु दक्षिणा होगी। बस दोस्तों यही आपसे चाहत है। तो आगे बढ़ते हैं, शीत युद्ध के दायरे के बारे में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध कहाँ तक इसका प्रभाव देखा जाता है, कहाँ इसमें आपको पता पड़ पाएगा कि किस प्रकार से शीत युद्ध के दायरे के अंतर्गत छोटे मोटे जहाँ युद्ध हुए थे वो युद्ध किस प्रकार से थे और वो युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में क्यों नहीं तब्दील हुए, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि पिछले अध्याय के अंदर, पिछले लेसन्स के अंदर हमने समझने की कोशिश करी थी किस प्रकार से जो क्यूबा मिसाइल संकट था वह सिर्फ एक मिसाइल संकट बनकर ही रह जाता है और शीत युद्ध का जो दायरा है वो शीत युद्ध तक ही सीमित रहता है। इसके पीछे के जो भी कारण थे हमने समझ लिए थे, शक्ति का संतुलन जो था वो भी हमने समझ लिया था। और आगे भी हम यही देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से युद्ध हुए भी थे, परंतु उन युद्धों के अंदर शक्तिशाली देशों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई थी, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उनकी वो इन युद्धों के अंदर, छोटे युद्धों के अंदर उनकी इस एंट्री होती है, इन युद्धों में उनकी उपस्थिति दर्ज होती है, तो यह युद्ध विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ता। तो इसलिए ये शीत युद्ध के दायरे जो है ना वो शीत युद्ध तक ही सीमित बन के रहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें ना पूरे लेसन के अंदर, तो शीत युद्ध एक तरह से शक्ति के संतुलन की तरह बताने की कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से दोनों देश संपन्न थे, परमाणु संपन्न देश थे, यूएसएसआर और यूएसए। और यह संतुलन दोनों देशों के बीच में बने रहने की वजह से ही शीत युद्ध अपने शीत युद्ध के दायरे तक ही सीमित रहा। तो आगे बढ़ते हैं, शीत युद्ध के दायरे किस प्रकार से शीत युद्ध के जो दायरे हैं विश्व के अनेक देशों के सामने खड़े होते हैं। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी वह उनमें से एक था। जाहिर सी बात है, आप यह भी कह सकते हो कि शीत युद्ध के दायरे में क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि शीत युद्ध का एक चरम बिंदु भी था, वहाँ तक हम इस शीत युद्ध के दायरे के बारे में समझते हैं और पढ़ा भी था हमने। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति यानी जो रिजल्ट निकल कर आता है वह तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं बदलता। यानी जो रिजल्ट है, चाहे जो भी युद्ध हुए हैं छोटे मोटे, चाहे उसमें खून भी क्यों ना बहा हो, परंतु इन छोटे युद्धों ने कोई बड़ा युद्ध का रूप नहीं ग्रहण करा था। और इस बड़े युद्ध में आपने ये समझने की कोशिश करी कि ये बड़ा युद्ध का रूप धारण नहीं कर पाया और ना ही तीसरे विश्व युद्ध में ये तब्दील हुआ। तो शीत युद्ध तक ही सीमित रहा। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर युद्ध नहीं हुए, युद्ध हुए थे, परंतु वो छोटे युद्ध थे, उसमें महाशक्तियों की कोई भूमिका नहीं थी। महाशक्ति पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, अपने अपने समर्थित देशों को, अपने अपने समर्थन जो दे रहे देश थे उनका समर्थन कर रहे थे, पीछे से इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष तौर पे उनका समर्थन दे रहे थे। इसलिए शीत युद्ध जो है उसके अंदर युद्ध होने के कारण भी वह तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदल पाता। और चाहे वो आपने क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में ही क्यों ना पढ़ लिया हो, उसमें भी यही चीज़ें समझ में आती हैं। क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, परंतु फिर भी वे तीसरा विश्व युद्ध के रूप में नहीं आगे बढ़ पाया। तो आगे चलते हैं दोस्तों। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया और बर्लिन कांगो के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर, यानी कहने की क्या कोशिश की जा रही है यहाँ पे दोस्तों कि दोनों महाशक्तियाँ, कोरिया हो गया, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, कांगो
और कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुके थे। यानी कोरिया, बर्लिन और कांगो में तो आप देखोगे यहाँ पे हिंसक मुठभेड़ें भी हुई हैं, यहाँ पे हाथापाई भी हुई है, यहाँ पे युद्ध की स्थिति भी देखी गई है। परंतु यह संकट गहराता तो दिखा था, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। चाहे वो कोरिया हो, बर्लिन हो, कांगो हो, ये देश जो है कहीं ना कहीं अपनी अपनी महाशक्तियों का समर्थन कर रहे थे। और पीछे से ही इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पे जो शक्तिशाली जो देश हैं वह इन देशों का, चाहे वो कोरिया हो, बर्लिन हो या कांगो हो, इनका समर्थन कर रहे थे। तो कोई भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा मतलब आशय आशय का मतलब ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच विरोधी खेमों के बटे देशों के बीच देशों के बीच ये रहा, तो बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए और इनके होने की संभावना बनी। यानी युद्ध हुए भी और ऐसे भी थे कि कई देशों के बीच में युद्ध की संभावना बन भी रही थी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? शीत युद्ध, कोल्ड वार, सिर्फ कोल्ड वार तक ही सीमित रहा। इसने अपनी बाउंड्री थर्ड वर्ल्ड वार में नहीं कन्वर्ट करा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तीसरी दुनिया तक इसने अपने पैरों को नहीं पसारा था। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लोग मारे भी गए, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। और वैमनस्य यानी तनाव, वैमनस्य का मतलब होता है तनाव विश्वव्यापी नहीं हो पाया, यानी विश्व के अंदर ये तनाव नहीं उभर पाया। चाहे क्या कहते हैं, अफगानिस्तान में संकट हो, वियतनाम का संकट हो, चाहे कोरिया का संकट हो, परंतु विश्व में तनाव नहीं बन पाया और ना ही ये तीसरे विश्व युद्ध के रूप में बदला और ना ही इससे परमाणु युद्ध होने की कोई संभावना बनी। तो कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाए। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टेड है, जब देशों के बीच में संवाद का मतलब बातचीत, ठीक है, कम्युनिकेशन यानी बातचीत नहीं होती है, तो एक क्या कहते हैं माहौल पैदा होता है, वह है शक का माहौल, एक दूसरे के प्रति शक का माहौल। अगर संवाद और कम्युनिकेशन यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो तनाव और वैमनस्य की स्थिति ही बनने का कारण यही था कि आप समझने की कोशिश करो कि उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन नहीं था, यानी कोई तालमेल नहीं था वार्तालाप का, कोई भी राजनयिक संवाद नहीं थे, कोई उनके विदेशी दूत अन्य देशों के, मतलब मान के चलो अमेरिका का जो दूत है वह यूएसएसआर के देश में नहीं था, ना ही यूएसएसआर का जो दूत है वो अमेरिका के देश में नहीं था। तो जब कोई संवाद होगा नहीं तो गलतफहमियां दोनों देशों के बीच में फैलेगी। अच्छा, जब गलतफहमियां बढ़ती हैं ना तो अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं देशों के बीच में, ठीक है। चाहे ये एक मानवीय जीवन के सामान्य पहलुओं से संबंधित जोड़कर देख लो, चाहे दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़कर देख लो, ऐसी चीज़ें हमेशा पाई जाएंगी। संवाद नहीं होगा, गलतफहमियां बढ़ती हैं, अफवाहें बढ़ती हैं, और उस अफवाह में व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाता है जो कि अनचाहे होते हैं, जिसकी दुनिया जो है उम्मीद नहीं करती है। तो दुनिया के अंदर यही कुछ काम हुए थे जब संवाद नहीं हो रहा था दुनिया देशों के बीच में, यानी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जब संवाद नहीं था ना, तो दोनों देशों को यही लग रहा था कि अमेरिका कभी भी हमला कर देगा, यूएसएसआर को हमेशा यही लगा कि अमेरिका कभी भी हमला कर देगा, और यूएसएसआर को ये भी लगा कि अमेरिका हमसे ज़्यादा हथियार बना रहा है। उसी प्रकार अमेरिका की भी यही सोच थी, अमेरिका भी अपने आप को इसी तरह से रखकर सोचता था कि यूएसएसआर जो है अपने हथियार बढ़ा रहा है, हथियारों की तादाद बढ़ा रहा है, और साथ साथ कभी भी यूएसएसआर हमला कर सकता है। तो ये सारी जो सिचुएशन, ये जो माहौल तैयार हुआ है ना, वो राजनयिक संवाद नहीं होने की वजह से हुआ है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर किसी देशों के बीच में संवाद होने से देशों के बीच में विश्वास बना रहता है, अगर ये विश्वास नहीं होगा तो गलतफहमियां हमेशा पनपती हैं, और यही शीत युद्ध के अंदर देखा जा रहा था कि राजनयिक संवाद नहीं हो पा रहे थे, देशों के बीच में गलतफहमियां लगातार बढ़ती जा रही थी। तो यही गलतफहमियां एक दूसरे को एक कंपटीशन यानी एक प्रतिद्वंदिता के तौर में देखा जाता है। दुनिया जो है एक
एक क्या कहते हैं रेस का एक क्षेत्र बन गया था, जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये सब गलत फहमियों की वजह से हुआ था, राजनयिक संवाद ना होने की वजह से हुआ था। क्योंकि अगर आप संवाद नहीं करोगे तो सामने वाले की मन की इच्छाएं, उसकी जो मन में जो चल रहा है उसे नहीं टटोल पाओगे, और जो आने वाली समय के अंदर जो विपदा है वो भविष्य में उस देश को क्या पूरी दुनिया को भी उठाना पड़ सकता है। तो यही समस्याएं उस समय यानी शीत युद्ध के दौरान राजनयिक संवाद ना होने की वजह से हो रही थी। ऐसे कई मौके आए दोस्तों, ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में, यानी जब शीत युद्ध का संघर्ष चल रहा था और कुछ गहन संकट चल रहे थे, तो उनको टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों की कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों को भूमिका को नहीं बुलाया जा सकता। अच्छा, याद हो दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो शुरू हुआ था, जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है, नेम भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, 1962 में बना था ये। अगर मैं सही ना हूँ तो उसे करेक्ट कर देना, 1962 के आसपास बना था, ठीक है दोस्तों। और ये बांडुक सम्मेलन के दौरान ये इसकी स्थापना हुई थी 1962 के अंदर। तो यहाँ पे यही है दोस्तों, क्योंकि गुटनिरपेक्ष जो बना था ये उस सिचुएशन में बना था जब दुनिया जो है बटी हुई थी वैचारिक तौर पर, दुनिया के अंदर संघर्ष चल रहा था जो कि शीत युद्ध के तौर पे देखा जा रहा था। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के देशों के अंदर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देश थे, तो मतलब महाद्वीपीय देश थे। तो इन देशों को हमेशा से अपनी आज़ादी को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक क्या कहते हैं संरक्षण रखते थे। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने ये फैसला किया था कि अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, अगर किसी विचारधारा में हम बंध जाएंगे तो ये आज़ादी नहीं रहेगी। तो इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट जैसे विदेश नीति का निर्माण करा, जिससे यह भी पता चलता है दोस्तों कि उस समय जो जवाहरलाल नेहरू का जो कद था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा था, यह भी एक चीज़ें दर्शाता है। और गुटनिरपेक्ष देश ने उस समय शीत युद्ध को टालने में या शीत युद्ध के जो संघर्ष था उस संकट को टालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जो गुटनिरपेक्ष बना था, यह शीत युद्ध के जो प्रभाव दुनिया भर के अंदर पड़ रहा था, इस प्रभाव को रोकने के लिए भी हुआ था। इसका जन्म हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म जो हुआ था, ये शीत युद्ध के प्रभाव और उसके प्रसार को रोकने के लिए हुआ था। अब अच्छे से आप भी ये भी जानते हो दोस्तों, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था, ये शीत युद्ध के दायरे को तो रोकना ही था, क्योंकि यहाँ पे महाशक्तिशाली जो देश थे अपने प्रभाव में उन देशों को लाने की कोशिश कर रहे थे जो अभी अभी नव स्वतंत्र देश हैं। खुद भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अमेरिका के क्या कहते हैं सैनिक संगठन से जुड़ गया था। वह भारत को अपनी सुरक्षा के लिए संकट मानता था, इसलिए वह अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए अमेरिका के वैचारिक गठबंधन में जुड़ जाता है। जिससे क्या पता चलता है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी देश से जुड़ने का मतलब है कि उसकी इच्छाओं का गुलाम हो जाना। और क्योंकि अभी अभी भारत जो है देश आज़ाद हुआ है, साथ साथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे महाद्वीपों में से देश जो आज़ाद हुए हैं उनकी भी यही विचारधारा काम कर रही थी। अभी देश आज़ाद हुए हैं और इस विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए शीत युद्ध के दौरान जो महाशक्तिशाली जो देश अपने विचारधारा में शामिल करने के लिए जो मुहिम में जुट चुके हैं, वह डंडे के बल पर या प्रेम पूर्वक दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करके इन नव स्वतंत्र देशों को अपनी ओर लाना चाहते थे। परंतु जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति के तहत ये पता चलता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत शीत युद्ध के जो प्रसार है उसे किस प्रकार से रोका गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंदोलन के प्रमुख नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात है दोस्तों, किसकी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष, ठीक है, गुट निरपेक्ष। ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी बीच बचाव करा। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया दोनों ही जो है, कोरिया जो है दो विचारधारिक तौर पे बढ़ चुका था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और इसके झगड़े में बीच बचाव का काम किसने करा था? भारत ने करा था। भारत के उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा किया गया था। कांगो संकट, ये दोस्तों इसे ऊपर कर लेता हूँ। हाँ,
तो कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। देखो दोस्तों, यहाँ पे यूएनओ की भी भूमिका दिख रही है कि यूएनओ ने कांगो जो संकट था, उस समय क्राइसिस चल रहा था कांगो के अंदर, उस संकट के दौरान भी यूएनओ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच बचाव करा था। यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालात में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया, यानी एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। दोनों देशों को पता था कि हमारे पास वो शक्ति है जो विश्व का विनाश कर सकती है, तो इसलिए दोनों देशों के बीच एक तालमेल बना और इन दोनों ने क्या काम करा, युद्ध को टालने की कोशिश करी थी। युद्ध को टालने में जरूरी है, इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया, यानी जिम्मेदारियां भी निभाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक देश होने के नाते, यानी दोनों देश इस विश्व में होने के नाते इन्होंने क्या काम करा, जिम्मेदारियां निभाई और संयम बरता एक दूसरे के प्रति। ठीक है, यानी अमेरिका ने यूएसएसआर के प्रति संयम यानी टॉलरेंस यानी एक सहिष्णुता बरता, उसी प्रकार यूएसएसआर ने भी यूएसए को लेकर सहिष्णुता बरती। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया। इससे संयम का तर्क ही काम कर रहा था। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर संयम ना होता, देशों के बीच में बेचैनी होती, वो बेचैनी युद्ध का रूप ले लेती, तो किसी के पक्ष में रिजल्ट नहीं आते, किसी के पक्ष में कोई भी क्या कहते हैं ये नहीं कह सकते थे कि ये पक्ष जो है विजय हुआ, ये पक्ष पराजय हुआ। क्योंकि परमाणु युद्धों में कभी भी आप ये कह ही नहीं सकते हो कि ये पक्ष जीत गया है। तो ये परमाणु बमों का होना ही एक प्रकार से आप कह सकते हो देशों के बीच में संयम भरा बर्ताव आप देख रहे हो। संयम जो है, जो उनके अंदर जो सब्र रखा है, यही सब्र उनका तर्क की तरह काम कर रहा था, ताकि जो युद्ध होना चाहिए, जो युद्ध हो रहा था, उसे भी युद्ध होने से रोक लिया गया। यानी शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदला। हालांकि शीत युद्ध के दौरान, आगे बढ़ते दोस्तों, हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई, यानी कंपटीशन नहीं खत्म हुआ। शीत युद्ध, देखो युद्ध नहीं हुआ वो एक अलग बात है, युद्ध नहीं हुआ। शीत युद्ध में परमाणु बम जो है शक्ति का संतुलन बांधे हुए थे, परंतु दोनों देशों के बीच में, दोनों महाशक्तियों के बीच में एक प्रतिद्वंदिता चल रही थी। प्रतिद्वंदिता का शब्द का मतलब समझ में आता है, कंपटीशन चल रहा था, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ चल रही थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयार करते रहे। जाहिर सी बात है, देखो संवाद नहीं हो रहा था, ठीक है, युद्ध नहीं हो रहा था, परंतु संवाद भी नहीं हो रहा था। ठीक है, संवाद नहीं हो रहा था, तो दोनों देशों के बीच में शक था कि भविष्य में कभी भी युद्ध हो सकता है। तो इस संभावना को लेकर कि युद्ध हो सकता है, इसलिए युद्ध होगा, तो इसलिए उन्होंने तैयार रखा अपने आप को, यानी अमेरिका ने अपने आप को तैयार रखा और यूएसएसआर ने अपने आप को तैयार रखा कि युद्ध होगा तो इन हथियारों का इस्तेमाल उन युद्धों के अंदर होगा। तो जाहिर सी बात है, हथियारों की होड़ जो है इस संयम भरे माहौल के अंदर भी बेचैनी का काम कर रहे थे। वह बेचैनी का कारण क्या था? संवाद ना होना, एक गलतफहमी, एक देश का दूसरे के प्रति और दूसरे का पहले के प्रति। यही सारी चीज़ें जो हैं शीत युद्ध के अंदर काम कर रही थी, और यही दायरे हैं जो शीत युद्ध जिस प्रकार से काम एक दूसरे के प्रति कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ से, ठीक है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो जाहिर सी बात है, इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका तो रहेगी। संवाद नहीं है तो शंका रहेगी। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप कैसे किसी के मन के बारे में जान सकते हो? क्योंकि जब तक आप उससे वार्तालाप नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, तो शंका हमेशा बनी रहेगी, अविश्वास बना रहेगा, शक की निगाह से देखा जाएगा, डर का माहौल हमेशा रहेगा। तो इसलिए दोनों देशों ने भरपूर हथियार जमा कर लिए और लगातार युद्ध के लिए तैयार करते। देखो युद्ध नहीं हुआ, परंतु उन्हें ये लग रहा था, ये शंका थी, ये संभावना लग रही थी कि युद्ध हो सकता है, क्यों ना अपने आप को पहले ही तैयार कर लिया जाए। ये भी बात सत्य है। देखो आज हम वर्तमान स्थिति में जी रहे हैं, तो हम आज ये अध्याय पढ़ रहे हैं कि शीत युद्ध क्यों तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील नहीं हो पाया, क्योंकि परमाणु बमों का होना, परंतु दोनों देशों के बीच में संवाद नहीं है, गलतफहमियां ज़्यादा हैं। तो इसलिए क्या भी देख रहे हैं हम यहाँ पे, इनके देशों के बीच में हथियारों की होड़ भी देख रहे हैं। बड़े जाकिरों को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना, यानी बड़े बड़े जो जाकिरे हैं बमों के, युद्ध यानी जखीरे जो है हथियारों के,
वो युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना। कहने का मतलब अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का निर्माण किया गया, अपनी सुरक्षा के लिए एक दौड़ लगाई जा रही थी, अविश्वास भरी, ठीक है, बिन देखी एक दौड़ थी कि सामने वाले का पता नहीं वो कितने हथियार बना रहा है, और सामने वाले को ये नहीं पता अगला कौन सा वाला कितने हथियार बना रहा है। यानी कहने का मतलब अमेरिका को नहीं पता यूएसएसआर कितने हथियार बना रहा है, और अमेरिका को नहीं पता कि यूएसएसआर को नहीं पता कि अमेरिका कितने हथियार बना रहा है। दोनों देशों को नहीं पता कि दोनों कितने हथियार बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक क्या कहते हैं, भ्रम का माहौल है यहाँ पे, और इसी भ्रम के अंदर हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, और इसी हथियारों के निर्माण को हम कहते हैं हथियारों की दौड़ है, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ है हथियारों को लेकर। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे हैं कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है, चाहे जितना भी संयम रख ले, परंतु अविश्वास तो बना हुआ है ना, क्योंकि संवाद नहीं है, इसलिए यहाँ पर युद्ध होने की संभावनाओं पर जोर दे रहे हैं दोनों देश। दोनों पक्षों में कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता है। जाहिर सी बात है अमेरिका वालों को लगता है कि यूएसएसआर ने ज़्यादा हथियार बना लिए, ठीक है, और यूएसएसआर को लगता है कि अमेरिका ने हथियार ज़्यादा बना लिए, तो अनुमान ही तो लग रहा है ना दोस्तों। यहाँ पे कोई वार्तालाप तो नहीं है ना, राजनयिक संवाद नहीं है, ठीक है। चाहे संयम चाहे जितना भी बढ़ता हो, संयम दोनों देशों ने चाहे जितना भी बढ़ता हो, दोनों देशों का मतलब महाशक्तिशाली देश यानी अमेरिका और यूएसएसआर, संयम चाहे दोनों देशों ने चाहे जितना भी बढ़ता हो, परंतु शक और अविश्वास दोनों देशों के बीच में था, और यही शक और अविश्वास हथियारों की होड़ को और तेज गति दे रही थी। और यही बात थी कि संख्या को लेकर गलत अनुमान लगाया जा रहा था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो, मान के चलो किसी ने गलती से ही परमाणु छोड़ दिया, अच्छा, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि उस सामने मतलब अगले वाले ने गलती करी है, जानबूझ के छोड़ा है? उसे तो लगेगा कि दोनों देशों के बीच में बैर है, विरोध चल रहा है, तो जानबूझ के ही परमाणु बम गिरा गया है, परंतु उसे क्या पता कि वो तो गलती से छोड़ा गया है। यही तो बात है ना दोस्तों। अगर यहाँ पर एक छोटी गलती जो ना समझी के द्वारा की गई है, वह भी जानबूझ के समझी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारती युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा? अच्छा, इस लाइन से एक अभी फिलहाल की घटना भी याद आती है। क्या है दोस्तों, एक ब्रह्मोस मिसाइल का भी एक क्या कहते हैं कांड हुआ था। अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि भारत की तरफ से एक मिसाइल गलती से छोड़ी गई थी पाकिस्तान के अंदर। वो तो भला है, वो तो अच्छा एक क्या कहते हैं हमारे साथ विश काम कर रही थी कि वह मिसाइल जो है एक ऐसे क्षेत्र में जा गिरी है जो जहाँ पर लोगों का निवास नहीं है, ठीक है, इसलिए लोगों की हानि नहीं हुई है। परंतु पाकिस्तान ने इस चीज़ के बारे में क्या समझा कि भारत ने जानबूझकर ये इस मिसाइल को छोड़ा है। तो देखो ये बात अलग है कि भारत के अंदर प्रशासन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक सख्त रवैया अपनाया गया, और पाकिस्तान के सामने अपनी जो इस गतिविधि है, जो काम किया गया है, इसके बारे में सफाई भी रखी गई थी। परंतु गलती कभी भी युद्ध को नहीं रोक सकती है। गलती होगी, सामने वाले को तो हमेशा यही लगेगा कि जानबूझ के है। अगर ये अविश्वास बना हुआ है तो, जैसे आज के टाइम में भारत और पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक ऐसी मिसाइल पाकिस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल जो है पाकिस्तान के इलाके में गिरी, तो ये भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है जो अभी आप लाइन पढ़ रहे हो या मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। शरारत कर दे, किसी सैनिक से गलती से छूट जाए तो क्या होगा भाई? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अविश्वास का माहौल है, संयम तो बढ़ता है, वो एक अलग बात है, परंतु इस संयम में जो एक बेचैनी है वो तो कहीं ना कहीं काम कर रही है। इस संयम में जो शीत वाला जो युद्ध चल रहा है वो भी तो काम कर रहा है ना। तो ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देशों के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई? कैसे पता चलेगा भाई? किसी को नहीं चल पाएगा। बल्कि यह महज एक दुर्घटना है, कोई दुर्घटना नहीं कहेगा, मिस फॉर्चुनेट नहीं कहा जाएगा इसे, एक तरह से कहा जाएगा कि ये सोची समझी चाल है। चाहे सामने वाले से गलती से ही क्यों ना छोड़ दी गई हो, किसी सैनिक की शरारत से ही क्यों ना छोड़ी गई हो मिसाइल,
परंतु जहाँ जिस देश में जाके गिरेगी, मान के चलो अमेरिका से गलती से यूएसएसआर में छूटते तो यूएसएसआर वाले हमेशा यही समझेंगे। अगर कल्पना कीजिए, ऐसा हुआ नहीं है, कल्पना कीजिए अगर ऐसा होता तो यूएसएसआर वाले हमेशा यही कहते कि अमेरिका ने जानबूझ के इस मिसाइल को छोड़ा है। क्योंकि माहौल कैसा है दोस्तों, माहौल बेचैनी भरा है, तनाव भरा है, ठीक है। चाहे दोनों देश युद्ध में, चाहे दोनों देशों के बीच संयम चाहे जितना भी हो, परंतु अगर ऐसी कंडीशन होती, मान के चलो अगर ऐसी हो जाती, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट इसका एक एग्जाम्पल है। मिसाइल गिरी तो नहीं, परंतु अगर ऐसा हो जाता तो समझने की कोशिश करो और अपनी कल्पनाओं के जो घोड़े हैं उसे दौड़ाने की भी कोशिश करो, तो चीज़ें अपने आप साफ हो जाएंगी कि कैसे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, जो तालमेल नहीं बन पा रहा है वार्तालाप का, वो किस प्रकार से किस हद तक गिर सकता है। किसी की भी गलती एक विश्व युद्ध को भी क्या कह सकते हैं अंजाम दे सकता है। ये सारी कंडीशन हो सकती थी। तो ये जो दुर्घटना है महज एक दुर्घटना नहीं समझी जाती, उसे एक षड्यंत्र समझा जाता है, उसे सोची समझी चाल कही जाती। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणु और अन्य हथियारों की सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। अच्छा, मैंने बताया है ना कि अगर गलती से कोई मिसाइल गिर जाए, ठीक है, किसी सैनिक से शरारत कर दी, किसी ने सैनिक ने शरारत कर दी या गलती से छूट जाए, तो हथियार तो एक ऐसी चीज़ है वो गलती नहीं देखती है। जहाँ उसका लोकेशन है वहीं जाके गिरेगी और जो विध्वंस उस मिसाइल को मचाना, जिस उद्देश्य के लिए वो मिसाइल बनाई गई है, वो अपना पूरा उद्देश्य पूरा करेगी और विध्वंस मचाएगी। तो जाहिर सी बात है कि हथियारों को लेकर कहीं ना कहीं एक सीमाएं बांधनी थी। इन हथियारों की जो होड़ है, यानी इसके जो हथियारों की जो कंपटीशन चल रही है, एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ मची हुई थी, आगे निकलने की जो कंपटीशन लग रहा था, उससे कहीं ना कहीं लगाम देने की, उस पर थोड़ा कंट्रोल करने की बात चलनी शुरू हो गई थी। कह सकते हो फिर वार्तालाप भी शुरुआत हुई, संवाद शुरू हुए, क्योंकि बेचैनी जो थी ना वो बिना वार्तालाप की थी। तो कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों को लेकर क्या हुआ, हथियारों को सीमित यानी लिमिटेशन करने के लिए बात कही गई, समाप्त करने के लिए बात कही गई, आपस में सहयोग करने का फैसला किया अमेरिका और यूएसएसआर ने। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण, समझ में आ रहा है दोस्तों, अस्त्र नियंत्रण को एक शब्द में बोला जाता है निशस्त्रीकरण। ठीक है, निशस्त्रीकरण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है, यानी एक परमानेंट एक बैलेंस लाया जा सकता है। हथियारों पे कंट्रोल होगा तो बैलेंस बना रहेगा। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों, एक दशक का मतलब समझ में आता है दोस्तों, दशक क्या होता है? दशक का मतलब मेरे को पता है, आपको पता है, परंतु कुछ एक आधा ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्दों को लेकर वो हमेशा उलझे रहते हैं, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दशक का मतलब होता है 10 साल के एक समूह को ना, 10 साल के, मान के चलो 1 से लेकर 10 साल हो गए, उस 1 से लेकर 10 साल या 10 साल के समूह को ही दशक कहा जाता है। तो दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए, यानी 1960 की बात है तो 1960 से लेके 1970 की बात होगी, यानी ये दशक का ही तो हिस्सा हो जाएगा ना। फिर 1960 से 70 का मतलब क्या हो गया, दशक हो गया। तो 1960 के और 1960 के दशक में आप देखोगे कि 3 संधियां होती हैं, 3 समझौते होते हैं। ठीक है, दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी देखते हैं कौन से समझौते थे। तो एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है, और परमाणु अप्रसार संधि, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एनपीटी। और इस संधि पर भारत ने कभी भी क्या नहीं करे, हस्ताक्षर नहीं करे। अच्छा, ये एक ना दोगलापन था इन संधियों को लाना विश्व के अंदर। अभी क्या इसके पीछे की कहानी है, मैं थोड़ा समय लेके से बताना चाहूँगा। ठीक क्या था कि विश्व के अंदर जो परमाणु संपन्न देश हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा की गारंटी बना ली है। अब सुरक्षा की गारंटी क्या होती है, क्योंकि अभी तक आपने जो शीत युद्ध समझा है ना दोस्तों, उसमें आपको यही चीज़ समझ में आ रही है कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में युद्ध क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों के पास में परमाणु हैं। इससे क्या बात समझ में आती है दोस्तों? इससे ये बात समझ में आती है कि जो सुरक्षा है ना वो हथियारों से बनती है, जो शांति जो है ना
वह हथियारों से बनती है। और ये जो हथियार बनाने का जो जिन्होंने हथियार बना लिए, अब वो ये कह रहे हैं कि अब दुनिया में इस समय के बाद जो अब कोई भी हथियार नहीं बनाएगा, परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। क्योंकि जिन लोगों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है वो तो अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो गए हैं। उन्हें भविष्य में कोई चैलेंज या चुनौती नहीं मिल सकती है सुरक्षा के मसले को लेकर। परंतु अब विश्व के जो अन्य देश हैं जिन्होंने परमाणु परीक्षण नहीं कराए 1960 के दशक के दौरान, ठीक है, उन उन देशों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो इस संधि को क्या नाम दिया गया है? इस संधि को दोगलेपन की नीति भी कहा जाता है भारत की तरफ से, या ऐसे देश जो अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि इन देशों ने अपनी, देखो, दुनिया के प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार होना चाहिए, परंतु कुछ ही देश जो हैं इन हथियारों का निर्माण करने के बाद दूसरे देशों पर बैन लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्या उन्हीं देशों के अधिकार है अपने आप को ताकतवर बनाने का या शांति लाने का? जबकि भारत की लोकेशन देखी जाए, भारत दोनों तरफ से, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, समझने वाली बात यही है, क्या भारत को अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल है। 1962 का युद्ध जब भारत हारा तो भारत को समझ में आया कि भारत को अपने हथियारों को और मजबूती देनी है। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया, भारत को और मजबूती से समझ में आ गया कि भारत को परमाणु परीक्षण में और तेज़ी से काम करना है। तो हम यही देखते हैं दोस्तों, 1974 के अंदर, 1998 के अंदर 2 परमाणु परीक्षण होते हैं भारत के अंदर, और भारत विश्व के अंदर ये ऐलान कर देता है कि भारत भी परमाणु संपन्न देश है। ये बात अलग है कि ये कहने से भारत पे थोड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, परंतु वर्तमान समय के चक्कर चलने के बाद आगे आगे जब समय बढ़ता है तो जो देश पहले भारत का विरोध कर रहे थे उन्होंने भारत के इस फैसले को और भारत के इस एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि के पर हस्ताक्षर न करने के फैसले को दुनिया भर के उन देशों ने सराहा जो परमाणु संपन्न नहीं है। आज आप देख रहे हो कि यूक्रेन के साथ रूस क्या कर रहा है। यूक्रेन के पास परमाणु नहीं है। अगर यकीन मानो दोस्तों, अगर परमाणु होता यूक्रेन के पास, रूस इतना धमकाता नहीं यूक्रेन को। समझ में आ रहा है ना? 1944 के अंदर यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर प्लांट था, तो क्योंकि उस समय यूएसएसआर में ही यूक्रेन पड़ता था, तो यूएसएसआर ने एक संधि करी थी और उससे अपने न्यूक्लियर प्लांट था उसे समाप्त करने को बोला था। तो जाहिर सी बात है आज यूक्रेन के पास नहीं है, तो रूस जो है दबा रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा, उसके दुनिया के अंदर उसकी छवि खराब हो रही है सुरक्षा को मसले को लेकर। क्या आज आपको लगता है दोस्तों कि यूक्रेन सुरक्षित है अपने सुरक्षा को लेकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में दुनिया भर के अंदर आप समझ सकते हो कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। विश्व के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है अराजकता की। कोई विश्व सरकार नहीं है। अगर सरकार होती तो रूस को कोई रोकती। आप अभी पढ़ोगे इन दो लेसनों के बाद, तीसरा लेसन अमेरिका का वर्चस्व, किस प्रकार से अमेरिका दुनिया भर के अंदर ऑपरेशन चलाता है, खासतौर पे एशिया के अंदर, मिडल एशिया के अंदर। उसका क्या नज़रिया था वहाँ पर जाने का? उसका नज़रिया था अपने आप को ताकतवर बनाने का, अमेरिका का, और दुनिया को यह दिखाने का कि देखो अमेरिका पे कितनी ताकत है। तो यही बात है दोस्तों, अगर सुरक्षा नहीं है आपके पास, सुरक्षा यानी परमाणु हथियार नहीं है, तो आप सुरक्षित नहीं हो। इसलिए भारत के अंदर जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सुरक्षा पे जाता है, क्योंकि भारत जो है दोनों तरफ से परमाणु क्या कहते हैं ऐसे दुश्मनों से घिरा हुआ है जो कभी भी हमला कर सकते हैं। वो अपने आप को हमेशा तैयार करते रहते हैं भारत के खिलाफ। तो यही कुछ ऐसे मसले हैं। तो उस समय थोड़ा मैं डिटेल में चले गया, ये एक अलग मसला है, परंतु समझ लो दोस्तों, यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जो इस समय परमाणु परीक्षण प्रतिबंध पर जो संधि हुई थी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध और परमाणु प्रसार संधि, इन पर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं करे थे? वो इसीलिए नहीं करे थे क्योंकि ये दुनिया के ऐसे देशों का दोगलापन था जो खुद सुरक्षित हो गए थे, दुनिया के अन्य देशों को सुरक्षित होने का अधिकार नहीं दे रहे थे। तो इसलिए भारत ने भी इन संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन यानी कंट्रोल, एक सीमा पे बांधने की बात करी कि जो अस्त्र होंगे यानी जो हथियार होंगे एक लिमिट में होंगे। इसके लिए वार्ताओं के लिए कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। यानी अब वार्तालाप शुरू हो चुका है दोस्तों, दोनों देशों के बीच में हथियारों को लेकर बातें शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये जो लेक्चर है समझ में आ रहा होगा,
और भविष्य में भी आपको ये सब चीज़ें बड़े लाभदायक सिद्ध होंगी। जितना डिटेल से आप चीज़ों को जितने बेहतर तरीके से समझोगे, आपको भविष्य में भी उतना ही बुनियाद को बेहतर करने का आपको अवसर मिलेगा। बढ़िया चीज़ें और बढ़िया करती हैं आगे के आने वाले टॉपिक पर। जितना बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे, उतना बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आपको अगर ये लेक्चर्स पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ये लिंक शेयर कीजिए। देखिए, मेरा ये पूरा विश्वास है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा मैं समय ज़रूर लेता हूँ, परंतु अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से इसे पढ़ लिया ना, तो आपको बेहतर, मतलब एक बेहतर समझ से कोई नहीं रोक सकता। बेहतर समझ आपकी बन जाएगी। मार्क्स, नंबर जो होते हैं वो एक सिर्फ नंबर लिखे हुए होते हैं। आप 99 ला सकते हो, 98 ला सकते हो, 33 ला सकते हो, 34 ला सकते हो, वो एक असल अलग ही मसला है। ठीक है, परंतु अगर आपने इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझा ना, तो आपका भविष्य बहुत बेहतर तरीके से, आप राजनीति जैसे विषय के अंदर कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। ओके, बाय बाय, टाटा।